आईपीएल के बारे में तो हम सब जानते हैं, जहां खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। थोड़ा अजीब है, थोड़ा नहीं बल्कि एक पीढ़ी पुराने लोगों के लिए खिलाड़ियों पर बोली लगाना, उन्हें खरीदना बहुत अजीब है। कईयों को तो ये दास प्रथा की याद दिलाता है। मगर सच यही है कि अच्छे और फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ी को अपनी टीम में लेने के लिए टीम ओनर्स बड़ी से बड़ी बोली लगाते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी हीरो को अपने प्रोडक्शन में लेने के लिए बोली लगाई गई हो? चलिए राजनीति की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में रिजॉर्ट अरेस्ट का चलन बढ़ गया है। अपनी पार्टी के नेताओं को बिकने से बचाने के लिए पार्टियां ऐसा करने लगी हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि अपने हीरो को दूसरे स्टूडियो में जाने से बचाने के लिए हीरो को हाउस अरेस्ट किया गया हो? डिजिटल अरेस्ट के जमाने में हाउस अरेस्ट की बातें थोड़ी पुरानी लग सकती हैं, मगर हैं सच। फिल्मी गलियारों में ऐसे बहुत से किस्से हैं जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अनोखे भी हैं और जिनमें सच्चाई भी है। डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे कि ये सब कब हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया और क्या था सारा मामला। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। ये बात है 1929 की, यानी करीब 95 साल पहले की, जब भारत में स्टूडियो सिस्टम शुरू हो चुका था। नए नए स्टूडियो अस्तित्व में आ रहे थे। कुछ नाम तब तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मकाम भी बना चुके थे। ऐसे बहुत से स्टूडियोज थे, पर हम 2-3 स्टूडियोज की बात करेंगे। पहला है शारदा स्टूडियो, जिसे 1925 में नानू भाई देसाई और भोगीलाल दवे ने मिलकर शुरू किया था। दूसरा है आरदेशी ईरानी का इंपीरियल स्टूडियो। इन दोनों स्टूडियो के बीच में एक और हस्ती की एंट्री होती है, जिन्हें भारत का डगलस फेयरबैंक्स कहा जाता है। और उन्हें ये खिताब मिलने के पीछे एक मुख्य कारण है 1925 में भारत में प्रदर्शित फिल्म द थीफ ऑफ बगदाद, जिसमें अमेरिकन आर्टिस्ट डगलस फेयरबैंक्स ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए, ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए कि भारतीय दर्शक अचंभित रह गए। याद रखिएगा कि आज से करीब 100 साल पहले की बात हो रही है। और जैसा कि दुनिया भर में होता आया है कि अगर कोई चीज नई है और हिट है तो सब उसी को आजमाने लगते हैं, तो कई भारतीय स्टूडियोज भी उसी तरह की स्टंट फिल्में बनाने लगे थे। मगर उसमें पहली सफलता हासिल की शारदा फिल्म कंपनी ने, जिन्होंने एक नौजवान विट्ठल राव देसाई को अपनी फिल्मों में बतौर स्टंट हीरो पेश किया, जिन्हें हम मास्टर विट्ठल के नाम से जानते हैं। मास्टर विट्ठल ने अपने करियर की शुरुआत की थी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में बतौर जूनियर आर्टिस्ट। कुछ फिल्मों में तो उन्होंने स्त्री चरित्र भी निभाए थे। मगर शारदा फिल्म कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनकी किस्मत चमकी और वो भारत के पहले स्टंट स्टार के तौर पर मशहूर हो गए। स्वर्ण कमल, बसंतवाला, भेदी त्रिशूल, गुलजार और काला पहाड़ जैसी उनकी फिल्मों को लेकर भारतीय दर्शकों में जो दीवानगी थी, उसने सभी स्टूडियोज का ध्यान खींचा। मास्टर विट्ठल शारदा स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट में थे, मगर वहां उन्हें अपना भविष्य दिख नहीं रहा था। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि उनकी फिल्मों से शारदा स्टूडियो तो बहुत कमाई कर रहा था, मगर उनके मेहनताने में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा था। एक वजह ये भी हो सकती है कि मास्टर विट्ठल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सभी स्टूडियो उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहते थे, तो जाहिर है अच्छा ऑफर भी देने को तैयार होंगे। पर यहाँ इस मामले में बाजी मारी आरदेशी ईरानी ने। उन्होंने इंपीरियल फिल्म कंपनी की एक ब्रांच खोली सागर मूवीटोन के नाम से, और उसमें मास्टर विट्ठल को पेरोल पर रख लिया। और क्योंकि उस वक्त तक शारदा फिल्म कंपनी के एक भागीदार नानू भाई देसाई भी सागर में शामिल होने जा रहे थे, तो ये भी एक वजह हो सकती है मास्टर विट्ठल के शारदा स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि नानू भाई देसाई ने कुछ वक्त बाद ही सागर छोड़ दिया, पर मास्टर विट्ठल वहीं रहे। ये उस समय की बात है जब स्टूडियो और स्टूडियो मालिक ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे। कलाकार, फनकार और टेक्नीशियन सब स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर मंथली सैलरी पर काम करते थे। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना स्टूडियो की रेपुटेशन के लिए बहुत खराब बात थी। तो मास्टर विट्ठल के जाने से भोगीलाल दवे को काफी धक्का लगा और वो किसी भी तरह से मास्टर विट्ठल को वापस लाने की कोशिश में लग गए। और उस समय उन्होंने अपने भरोसेमंद दोस्त नानू भाई देसाई से ही मदद मांगी। शारदा फिल्म कंपनी में काम करने के दौरान मास्टर विट्ठल और नानू भाई देसाई के भी अच्छे रिश्ते थे। तो एक दिन नानू भाई देसाई मास्टर विट्ठल से मिले, उनसे बात की, जिसमें बातों बातों में साम दाम भेद सभी तरीकों से उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश उन्होंने की।
मगर वो कामयाब नहीं हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों चलते हुए गाड़ी तक पहुंचे और अचानक नानूभाई देसाई ने मास्टर विट्ठल से ड्राइव पर चलने के लिए पूछा। मास्टर विट्ठल को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि नानूभाई देसाई के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मास्टर विट्ठल नानूभाई देसाई के साथ गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी पुणे के रास्ते की तरफ चली गई, जिस पर मास्टर विट्ठल का ध्यान बहुत बाद में गया, मगर तब भी कोई शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों के बीच बातचीत बहुत नॉर्मल हो रही थी। पूरे रास्ते नानूभाई देसाई के व्यवहार में भी कुछ अजीब नहीं दिखा। आखिर में कार पुणे में नानूभाई देसाई के बंगले पर जाकर रुकी। दोनों अंदर गए और अंदर जाते ही नानूभाई देसाई ने धोखे से मास्टर विट्ठल को एक कमरे में बंद कर दिया। ये एक तरह का किडनैप था, हाउस अरेस्ट। मास्टर विट्ठल कमरे से चिल्लाते रहे, बाहर निकालने की गुहार लगाते रहे, मगर किसी ने नहीं सुना और ना ही उस बंद कमरे का दरवाजा खुला। उधर मुंबई में जब कई दिनों तक मास्टर विट्ठल की कोई खबर नहीं मिली, वो इंपीरियल स्टूडियो नहीं पहुंचे, तो उनकी अनुपस्थिति ने शक पैदा किया और फिर जल्दी ही ये पता लगा लिया गया कि उन्हें आखिरी बार नानूभाई देसाई के साथ देखा गया था और दोनों एक साथ एक ही कार से निकले थे। ये पता लगते ही आर्देशिर ईरानी ने पुलिस में कंप्लेंट की और जल्दी ही पुलिस ने नानूभाई देसाई के घर से मास्टर विट्ठल को छुड़ा लिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसीलिए आर्देशिर ईरानी अब चुप नहीं बैठना चाहते थे। जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने उस समय के बेहद रसूखदार और मशहूर बिजनेस वकील को हायर किया, जिन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्नाह। वही जिन्नाह जो बाद में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। उधर शारदा स्टूडियो ने भी उन्हीं के कद्दावर और इज्जतदार वकील जमशेद जी कांगा की सेवाएं ली। इस केस को लेकर उस समय आम जनता में भी बहुत जिज्ञासा थी, इसीलिए कोर्ट की तारीख पर पूरी अदालत खचाखच भरी हुई थी। जब जज ने मास्टर विट्ठल से उनकी चॉइसेस पूछी तो उन्होंने इंपीरियल स्टूडियो का नाम लिया। उसके बाद जज ने दोनों स्टूडियो मालिकों से मास्टर विट्ठल पर बिड लगाने को कहा। शारदा स्टूडियो हारना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने शुरुआत ही सीधे 400 रुपए से की। एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज से कोई 95 साल पुरानी बात है और तब के 400 रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से लाखों में होगी। शारदा की 400 रुपए की बोली के बाद जाहिर था इंपीरियल बढ़ाकर ही बोली लगाएंगे, मगर किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि ये बिड 1000 रुपए से ऊपर जाकर खत्म होगी। पर उस समय ये सचमुच एक अचरज भरी और अनोखी बात थी कि एक कलाकार पर इतनी बड़ी बोली लगाई गई। लब्बो लुबाव ये रहा कि 1350 रुपए की आखिरी बोली लगाकर ये केस आर्देशिर ईरानी ने जीत लिया और फिर मास्टर विट्ठल इंपीरियल स्टूडियो के कलाकार बन गए और यहाँ आने के बाद उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल हुआ। इस केस के बाद उन्होंने 4-5 साइलेंट फिल्में की और फिर आर्देशिर ईरानी टॉकी बनाने की तैयारी करने लगे, जिसमें पहले तो महबूब खान को हीरो के रूप में चुना गया था, मगर बाद में मास्टर विट्ठल की लोकप्रियता को देखते हुए और शायद जो पैसा उन पर लगाया गया था उसे वसूलने की नीयत से हीरो मास्टर विट्ठल को बनाया गया और इस तरह मास्टर विट्ठल भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के हीरो बने और शायद फिल्म इतिहास के ऐसे अकेले अभिनेता जिनके लिए इतनी बड़ी बोली लगाई गई। मास्टर विट्ठल, आर्देशिर ईरानी, इंपीरियल स्टूडियो और पहली टॉकी आलम आरा के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो इन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलते चलते एक छोटा सा ट्रिविया और बता देती हूँ। नानूभाई देसाई, जिन्होंने मास्टर विट्ठल को अपने पुणे के बंगले में कैद कर लिया था, बाद में उनकी बेटी ने हिंदी फिल्मों में बतौर वैम डांसर बहुत शोहरत पाई। ये अभिनेत्री शादी के बाद फिल्मों से जुड़ी थीं और बहुत मशहूर हुई। आप और हम उन्हें जानते हैं बिंदु के नाम से।